आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, अच्छे वाले क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे पास कोई मैट्रिक्स है f(x) एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है और हमसे ये कहा जा रहा है कि fa निकालो। इसके पहले मैंने आपको एक बात बताई थी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को लेकर के। आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है? देखिए इस f(x) इस पॉलिनोमियल में हमें कुछ नहीं करना, x की जगह a पुट कर देना है तो हमें मिलेगा fa बराबर, अच्छा ठीक है 1 को छोड़ो, x की जगह हमने a रखा, फिर हमने a स्क्वायर रखा, रखते चले आए, लास्ट में हमें कितना मिलेगा 16। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1 की जगह क्या करें? तो हमने बताया था कांस्टेंट कभी भी ऐड नहीं होता मैट्रिक्स के साथ में, हमेशा कांस्टेंट के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तब वो चीज ऐड होती है। तो इस 1 के साथ हमने इतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया और इसे ऐड कर दिया। तो ये हमें क्या मिलेगा, i प्लस a स्क्वायर एंड शो ऑन a की पावर 16, है ना। इतना बड़ा काम है भैया, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको निकालनी होगी और सबको ऐड करना होगा, तब आपको fa मिल पाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या लगता है इतना सारा काम कराएगा एग्जाम्स में? ऐसा कुछ नहीं है, इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो शुरुआत करो। चलो i और a कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हमारे दिए हुए हैं, हम शुरुआत करते हैं किससे, a स्क्वायर से। a स्क्वायर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बच्चों, a का a में मल्टीप्लिकेशन करके, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके। a है हमारे पास 0 5 0 0 5 0 0, इसका मल्टीप्लिकेशन 0 5 एंड 0 0 के साथ किया। चलो फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इस कॉलम का इस रो के साथ, 0 का 0 5 का 0 0 आएगा भाई। अब इसका इसके साथ यहाँ भी 0 आएगा, अब इसका इसके साथ यहां भी 0 आएगा और इसका इसके साथ यहां भी 0 आएगा। तो इस तरह से हमने देखा a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 0 मैट्रिक्स। भाई साहब इसको लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स से। तो समझने वाले इस चीज को समझ चुके होंगे कि a स्क्वायर 0 मैट्रिक्स है, तो a स्क्वायर के आगे जितनी भी पावर्स आएंगी सारी की सारी 0 हो जाएंगी। अरे भाई a क्यूब निकालना है, कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर का a के साथ मल्टीप्लाई करके, a स्क्वायर तो 0 है वो भी 0 हो जाएगा, a की पावर 4 भी 0, 5 भी 0, 16 भी 0। तो ये जितनी भी पावर्स हैं आगे की सारी हमारी वैनिश हो गई, तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी हमारी 0 हो जाएंगी। तो fa क्या मिला हमें बच्चों, fa हमें सीधा साधा मिल गया कि i प्लस a, i को 1 0 0 1 रखते हैं, a हमारे पास है 0 5 0 0, इनको ऐड कर देंगे, 0 1 का 1 आया, 5 0 का 5 आया, 0 का 0 के साथ 0 आएगा, 1 का 0 के साथ 1 आएगा, तो ये 0 आया और ये 1 आया। fa की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, बहुत ही आसानी से, एक आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इफ द प्रोडक्ट ऑफ n मैट्रिसेस, अच्छा इज इक्वल टू ये, तो कहता है n की वैल्यू फाइंड आउट करो। भाई एक साथ तो हम इन सब का प्रोडक्ट कर नहीं सकते ना, तो मैं ये करता हूं, इसको हमने थोड़ी देर के लिए a1 कहा, a2 कहा और an कहा। तो एक साथ इतने सारे प्रोडक्ट तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं बना मैट्रिक्स में कि कई सारी मैट्रिक्स का एक साथ हम मल्टीप्लिकेशन निकाल सकें। हमें दो लेकर के मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने पहली 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, 1 1 0 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 2 0 1 1 2 0 1 के साथ में आइए करते हैं। इस कॉलम का इस रो के साथ 1 मिला दूर से, इसका इसके साथ 0 0, ये भी 0 मिला, इसका इसके साथ 2 1 का 3 मिल गया 3, और इसका इसके साथ करेंगे तो यहां पर भी हमें 1 मिल गया। अच्छा पहली 2 का, इसी तरह से पहली 3 का, फर्स्ट 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, तो पहली 2 का तो वो रखा है 1 3 0 1, और तीसरी किधर है भाई, अच्छा तीसरी को बना लो, यहां से सिमेट्री से तीसरी बन सकती है,
1 2 3 आएगा इसमें, तो ये कितना हो गया 1 3 0 1। ठीक है, इसका करते हैं, इसका इसके साथ 1 0 का 1, इसका इसके साथ 0 0 का 0, 3 और 3 6, दुनिया तो यही कहती है 3 और 3 6 होता है, और 3 1 का 0 और 1 के साथ में हमें कितना मिला 1 मिला। उम्मीद है कुछ कुछ समझ में आया होगा बच्चों के। भाई इतना समय नहीं रहता है, 1 से 1.5 मिनट का समय रहता है, उसी में आपको क्वेश्चंस को किल करना होता है। तो उम्मीद है कि आगे आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमने फर्स्ट 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया तो हमें ये मिला, फर्स्ट 3 का ये मिला, कुछ कनेक्शन दिख रहा है शायद, है ना, कुछ कनेक्शन दिख रहा। देखते हैं क्या कनेक्शन दिख रहा है। 1 3 को लिख सकते हैं 1 + 2 एंड 0 1 0 1 0 1, ये 3 चीज हमारी कांस्टेंट हैं। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 1 और 6 का मतलब 1 2 और 3 का सम, और 0 1 हमारा कांस्टेंट है। तो जब पहली 2 का प्रोडक्ट किया तो ये मिला, पहली 3 का प्रोडक्ट किया तो ये मिला। इसी तरह से बच्चों अगर मैं फर्स्ट n मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करूंगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या लिखने वाला हूं। 1 1 + 2 + 3 कहां तक n तक, और नीचे के दोनों हमारे कांस्टेंट आ रहे हैं हर मैट्रिक्स में, और ये चीज कहता है कि इक्वल है किसके, इस मैट्रिक्स के। तो ये चीज हमने इक्वल कर दी किस मैट्रिक्स के, 1 3 7 8 3 7 8, और नीचे का तो 0 1 है, कांस्टेंट है। तो कुल मिला के हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। इसको आप सब जानते हैं, इसका रिजल्ट कितने के इक्वल होता है, n/2 n + 1 बराबर हो गया किसके, 3 7 8 के। एक तरह की नॉर्मल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू आराम से पा सकते हैं। तो ये हमें मिला n² + n, 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा और 5 आएगा और 7 आएगा, 7 5 6। तो इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी स्पेस हमें चाहिए, थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए। चलो इसको उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब इस स्पेस में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो n² + n -7 5 6 बराबर 0 है, इतना समय नहीं है, चलो उससे कर लेते हैं। -1 ± b² -4ac, ये कितना आएगा मेरे हिसाब से 4 24 आया और 2 आया और 3 आया, 30/2a का 2 आएगा, है ना, 3025। स्क्वायर रूट लगभग इसका शायद 55 आएगा, 25 5 1 6, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हो गया -1 ± 55/2। अच्छा, माइनस साइन हम ले नहीं सकते हैं, n नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि n क्या है, एक्चुअली n हमारे एक तरह का ऑर्डर है। तो माइनस साइन हम ले नहीं सकते हैं, इसमें माइनस साइन नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या ले सकते हैं, 55 और 1, ये आ गया 54/2, यानी कि कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरह से जब कभी कई सारे प्रोडक्ट्स आए तो समझ लीजिएगा कि पहले 2 या पहले 3 का प्रोडक्ट से ही हमारा काम बनने वाला है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाँ भाई आगे है, लेट a = अच्छा देन मॉड ऑफ अल्फा इक्वल्स। तो बच्चों सबसे पहले ये चीज देखो, a² बराबर कितना दिया है, 25, ठीक है। मॉड ऑफ a² = 25। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a, मॉड नहीं बोल सकते यहाँ पर, a हमारी मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट बोलना पड़ेगा, का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25। अब एक काम करो, डिटर्मिनेंट वैल्यू यहां से निकाल लो फटाफट, है a की डिटर्मिनेंट वैल्यू यहां से हम निकालते हैं। तो बहुत ही आसान है, 5 को कॉमन लेके इसको उड़ा दो इस तरह से, 5 हमने बाहर लिया, है ना, थर्ड रो से 5 को बाहर लिया, यहाँ 1 आएगा, और जब कभी 1 0 0 आ जाए, 1 कॉर्नर पे आ जाए, तो इस तरह से 90 डिग्री का एक एंगल बना देते हैं। तो ये थर्ड ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट है ये कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट में। तो ये कितना बना, ये बना 5 5 अल्फा 0 अल्फा, ये बना 5
5 अल्फा एंड 0 अल्फा, सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट। चलो फटाफट इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया कितना, 5 अल्फा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 और अल्फा। अब ये वैल्यू को यहां अगर डालेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को, तो ये मिला 25 अल्फा का स्क्वायर बराबर 25, एक 25 से 25 खत्म हो गया, तो अल्फा स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, 1/25। तो बेटा अल्फा बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस 1/5, और हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ अल्फा चाहिए, है ना। तो यहां से मॉड ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा, 1/5, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते रहते हैं, ए स्क्वायर निकालते रहते हैं, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। आपको वो रास्ता पकड़ना है जिससे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाए। हमें क्या जरूरत है ए स्क्वायर निकालने की, जब हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि a इंटू बी की डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, तो कोई जरूरत नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं a इंटू ए, और a इंटू ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a, यानी कि डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर। तो आपका ए स्क्वायर निकालने में जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो टाइम आपका बचा दिया। तो थोड़ा सा सही सोचो। नेक्स्ट है, हाँ भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इफ P इज इक्वल टू ये, A इज इक्वल टू ये, Q इज इक्वल टू पी ए पी डैश, देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सारा कॉन्सेंट्रेशन यहां पर रखना है। P डैश Q पावर 2005 इंटू पी। तो क्या शुरू में तो हमारा बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। क्यों होने लगता है कि अरे Q की पावर 2005 है ना, 2005 को कैसे निकाला जाए, ये तो बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। तो बेटा सबसे पहले आप ना ऐसा करो कि Q की पावर 2005 तो भूल जाओ, है ना, 2005 तो भूल जाओ, Q स्क्वायर पे फोकस करो, कहानी अपने आप क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि Q स्क्वायर पे फोकस करते हैं, और Q स्क्वायर का मतलब होता है कि Q का Q में मल्टीप्लिकेशन करना। Q की वैल्यू आपने दे रखी है क्या, पी ए पी डैश का पी ए पी डैश के साथ में मल्टीप्लिकेशन, ऐसा ही बन जाओ, ठीक है, सही है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि पी ए और पी डैश और पी का हो जाएगा, पी डैश और पी का हो जाएगा, और इसके बाद ए इंटू कितना रखा हमने, पी डैश रखा। अब बात है पी डैश पी की, तो इसमें भी शायद कोई ना कोई आपको क्लू मिल जाएगा। आइए जरा पी को देखते हैं। अगर पी को ध्यान से देखें, है ना, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का सम करें, स्क्वायर का सम करें, तो 3/4 प्लस 1/4 1 हो गया। इसके भी स्क्वायर का सम करें, 1/4 3/4 हमारा 1 हो गया। तो एक तरह से ये आ रहा सिग्मा A1 स्क्वायर और सिग्मा B1 स्क्वायर कितना आ रहा, 1 आ रहा है। और दूसरी चीज ये भी करके देखो, A1 B1 इन दोनों का प्रोडक्ट का सम, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम, तो कितना आता दिख रहा है, 0 आता दिख रहा है। जब कभी ये हो जाए तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसका मतलब यहां पर ही जो P दिया हुआ है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हम सब जानते हैं कि P डैश P किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है। आगे क्या है हमारा, A इंटू पी डैश, तो I का तो कोई मतलब नहीं है, I इंटू A किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। तो इसका मतलब A का A के साथ मल्टीप्लिकेशन आएगा, P ऑफ A स्क्वायर इंटू पी डैश। तो जब हमने Q स्क्वायर निकाला तो हमें इस तरह का एक रिजल्ट मिला, और इसमें एक सिमेट्री हमें नजर आ रही है ना। हम इसीलिए कहते थे कि 2005 के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना, हमें यहां से एक सिमेट्री नजर आ रही है कि भाई Q स्क्वायर निकाला तो हमें P A स्क्वायर P डैश मिला। तो इसका मतलब है कि अगर हम Q की पावर 2005 को डिस्कस करें तो ये हमें क्या मिलना चाहिए, ये हमें मिलना चाहिए A की पावर 2005 इंटू कितना, P डैश, इस तरह का मिलना चाहिए।
तो ये जो प्रॉब्लम थी ना हमारे लिए, ये कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो हमें वैल्यू ये निकालना है, तो अब आप पूरा ले सकते हो। चलो हमने पूरा लिया, P डैश और Q की वैल्यू ये है हमारे पास, रख देते हैं PA 2005, ठीक है, और P डैश इसे ब्रैकेट में कर देते हैं। ये Q की वैल्यू, Q की पावर 2005 की वैल्यू हो गई। बाहर हमारा कितना है, P है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये I हो गया, ये I हो गया, I का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, काम खत्म। रिजल्ट कितना आया, 2005। अब हमारा जो आंसर है वो डिपेंड करता है किसकी वैल्यू पर, A की पावर 2005 पर डिपेंड करता है। तो बेटा इसको तो निकालना पड़ेगा, और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, वही पुरानी वाली ट्रिक कि डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते। सबसे पहले मैंने A स्क्वायर से शुरुआत की, 1 1 0 1, इसका 1 1 0 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन आइए करके देखते हैं। इसका इसके साथ 1 आएगा, इसका इसके साथ 0 आएगा, फिर इसका इसके साथ 2 आया, इसका इसके साथ मेरे हिसाब से 1 आना चाहिए। हाँ अच्छा, A स्क्वायर हमारा आया, ये A क्यूब अगर निकालेंगे भाई साहब 3 हो जाएगा, A की पावर 4 निकालेंगे 4 हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचते हैं ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि 101 है ना, 101 इसमें भी कांस्टेंट है, 101 इसमें भी कांस्टेंट है, कहां पर है, 101 वाला मिला। तो इसका मतलब ये हुआ है ना, A स्क्वायर में 2 आया, क्यूब में 3 आएगा, 2005 में कितना आना चाहिए, 2005 में। ये ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। आया हुआ क्वेश्चन है 2005 का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन उतना ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट चलते हैं, और बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत छोटा सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 है तो कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। जहां कहीं भी लगे कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, समझ लेना कि कोई ना कोई आसान सा रास्ता आपको मिलने वाला है, कोई ना कोई आशा की किरण जिसे कहते हैं ना, आशा की किरण आपको मिलने वाली है जो कि अंधेरा दूर कर देगी। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, ये चीज क्या है बच्चों, ये चीज B2C3 माइनस B3C2। अगर मैं A1 का कोफैक्टर निकालूं, जिसे मैं C11 से डिनोट करता हूं, तो ये कोफैक्टर हमारा आएगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर M11, यानी कि ये तो 1 हो गया, M11 यहां से लेंगे तो B2C2 B3C3, B2C2 B3C3। अच्छा निकाल लो, B2C3 माइनस B3C2 आ गया। तो एक्चुअली ये क्या है, ये है हमारा C11। ठीक इसी तरह से ये चेक करना है, ये वाला चेक करना है। आप B1 का निकालो, अगर आप B1 का निकालोगे तो A2C3 माइनस A3C2 है ना, A2C3 माइनस लगाएंगे तो ये हमारा कोफैक्टर किसका आएगा, C12 का। इसी तरह से ये कोफैक्टर किसका आएगा, C13 का। बात कुछ समझ में आई। तो एक्चुअली ये जो डिटरमिनेंट रखी है, ये डिटरमिनेंट किसकी है, कोफैक्टर्स की। आपको एक छोटा सा रूल्स मैंने बताया था पीछे कि C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 कोफैक्टर्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा n-1 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा, यानी कि वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर कितने के, n-1 के। n ऑर्डर है, ऑर्डर हमारा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 5 स्क्वायर यानी कि 25। दुनिया तो यही कहती है 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो सही ऑप्शन हमारा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो घबराने का नहीं, बोला था ना कि बहुत आसानी से ये काम होने वाला है। आशा की किरण ने काम किया, बस ये है कि अपना दिल दिमाग आपको खुला रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय सारे ऑप्शन को सोच करके ही आपको आगे बढ़ना है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6 कि इफ डेल्टा आर इज इक्वल टू, इस तरह की एक डिटर्मिनेंट्स है हमारी। तो कहता है कि देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक्चुअली
हमें कुछ नहीं करना है कि इस डिटर्मिनेंट्स में हमें एक समेशन निकालना है, और समेशन हम जानते हैं हमेशा किस में होता है, रो वाइज या कॉलम वाइज। तो समेशन हमेशा कैसे होता है, समेशन हमेशा कॉलम वाइज होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो सिग्मा लगा हुआ है, ये सिग्मा किसके लिए है, यहाँ पर ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा के लिए जो वेरिएबल है वो हमारा आर है। तो हमें किसका सम करना है, फर्स्ट कॉलम का, सेकंड कॉलम का या थर्ड कॉलम का। तो जो वेरिएबल है वो हमें कहाँ दिख रहा है, थर्ड कॉलम में। तो जो सिग्मा लगाना है हमें, सिग्मा हमें थर्ड कॉलम में लगाना है। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि सिग्मा ऑफ, यहाँ पर करेंगे कि सिग्मा आर इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके m-1 तक, और 1 इंटू 2 की पावर r। ठीक है, r की वैल्यू रखना शुरू करें। तो r की जगह हमने 0 रखा, कितना मिलेगा 1, फिर r की जगह हमने 1 रखा तो 2, इसी तरह से ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, फाइनली ये कहाँ तक जाएगा, m-1 तक। तो ये हो गया 2 की पावर m-1। ठीक है, अब कंसीडर करें कि ये सम हमें निकालना है। तो याद कर लें, थोड़ा सा हम जीपी को रिकॉल करते हैं। जीपी का जो n टर्म्स का सम होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो इस जीपी के बेस पर अगर हम इसका सम निकालेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं। यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 m-1, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, m-1। एक हमारा ये है, तो टोटल कितने हो गए m। तो टोटल टर्म्स जो हमारे इसमें मिले वो हमें कितने मिले, m टर्म्स। आइए इसका सम निकालते हैं। a की जगह 1 और कॉमन रेशियो कितना है 2, तो 2 की पावर m-1 अपॉन नीचे r-1 कितना हो जाएगा 2-1, तो ये हमें कितना मिला 2 की पावर m-1। ठीक है, जब हमने इसमें सिग्मा लगाया तो इसका रिजल्ट हमें मिला 2 की पावर m-1। लाइक दिस हम इसी तरह से इसमें लगाते हैं कि सिग्मा ऑफ 2 इंटू 3 की पावर r इक्वल टू 0 से लेके m-1 तक, इसमें रखना शुरू करें। r की जगह 0, तो कितना मिला 1 प्लस 3 स्क्वायर, और कहाँ तक जाएगा ये 3 की पावर m-1। तो जीपी से अगर इसका सम निकालते हैं, उस वाले फॉर्मूले से अगर इसका सम निकालते हैं, टर्म्स हमारे वही हैं कितने m। तो a की जगह कितना है 1 और r की जगह 3 की पावर m-1 अपॉन 3-1। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट कितना आएगा 3 की पावर m-1। तो इसका जब सम निकाला तो इसका रिजल्ट आ गया 3 की पावर m-1। लाइक दिस अगर इसका सम निकालेंगे ना, अगर इसका सम निकालेंगे कि सिग्मा ऑफ 3 इंटू 4 की पावर r, तो इसका भी सम हमारा आएगा, नीचे ये 3 से 4-1 से कैंसिल हो जाएगा 3, तो इसका सम आ जाएगा 4 की पावर m-1। तो देखिए जब इस सिग्मा को अप्लाई किया हमने इस डिटर्मिनेंट में, और सिग्मा हमेशा हम जानते हैं कॉलम वाइज अप्लाई किया जाता है, तो इसकी जगह पर कितना आएगा 2 की पावर m-1, इसकी जगह पे कितना आएगा 3 की पावर m-1, और इसकी जगह पे कितना आएगा 4 की पावर m-1। अगर इन तीनों वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस जगह पर और फिर डिटर्मिनेंट को देखें, तो एक चीज आपको दिखाई देगी कि C1 और C3 दोनों हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, आइडेंटिकल। अगर इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो C1 एंड C3 दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल। और बच्चों एक चीज जानते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में एनी 2 रो या एनी 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेल्टा आर की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 0 आई, है ना। सिग्मा लगाने के बाद, ये सिग्मा लगाने के बाद 0 से m-1 की वैल्यू कैसी आई, 0 आई। 0 का मतलब क्या कह सकते हैं, 0 का मतलब हम कह सकते हैं कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं करती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
तो भाई ये तो कांस्टेंट है, हम ये कह सकते हैं ना तो x पे डिपेंड कर रही, ना y पे डिपेंड कर रही, ना z पे डिपेंड कर रही, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए पहला वाला ऑप्शन, कि ये इंडिपेंडेंट होगी x के भी और y के भी और z के भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इफ dk इज इक्वल टू, देखिए जैसा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइक दिस, यहाँ पर भी हमें वही सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है। इसमें हमें सिग्मा निकालना है किसके लिए, k के लिए। तो आपको ये देखना होगा कि किस कॉलम में हमें वेरिएबल k दिख रहा है, किस कॉलम में दिख रहा है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में हमें दिख रहा है कि k है, तो ये जो सिग्मा हमारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो किस कॉलम में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। तो आइए सबसे पहले इसका सिग्मा निकालते हैं, फिर इसका सिग्मा निकालते हैं, फिर इसका सिग्मा निकालते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा 1 है ना, यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 to n, k इज इक्वल टू 1 to n। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें तो k है नहीं, फिर आप सिग्मा क्यों लगा रहे हो। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि किसी कॉलम में आप सिग्मा इम्प्लीमेंट करें तो उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स के साथ में वेरिएबल इन्वॉल्व हो। अगर कांस्टेंट भी है तो उसमें भी सिग्मा लगेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि उस कॉलम में जितनी भी एंट्रीज हैं सभी में आपको समेशन अप्लाई करना है, अगर कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो इस 1 को हमें ऐड करना है कितने टाइम्स, n टाइम्स। 1 + 1 + 1 इसे हमें ऐड करना है कितने टाइम्स, n टाइम्स। और हमें पता है कि अगर किसी कांस्टेंट को n टाइम्स ऐड करते हैं तो 1 × n, इस तरह से इसका रिजल्ट कितना आ गया, n आ गया। अब इसी तरह से 2k में अगर सिग्मा इम्प्लीमेंट करें तो बच्चों ये हो जाएगा, k की जगह आप रखना शुरू करो 1 से n, k की जगह 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो n/2 ऑफ n + 1, यू नो, है ना। फर्स्ट टाइप की जो नेचुरल नंबर्स होती हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, n/2 n + 1। 2 से 2 को हमने कैंसिल किया, इसका रिजल्ट आएगा अपने पास n² + n। ठीक इसी तरह से अगर हमने 2k - 1 में सिग्मा इम्प्लीमेंट किया तो ये हो जाएगा 2k और माइनस का सिग्मा 1, है ना। सिग्मा दोनों के साथ आएगा, 2k के साथ अलग ले लिया, 1 के साथ अलग ले लिया। 2k का रिजल्ट अभी जस्ट मैंने निकाला है, 2k का सिग्मा जस्ट निकाला, कितना आया, n² + n। और 1 का सिग्मा ऊपर से देख सकते कितना आया, -n। तो इसका रिजल्ट हमें कितना मिला, n²। तो इन दिस वे अगर हम सिग्मा को इम्प्लीमेंट करते हुए लिखें k = 1 to n, तो ये डिटर्मिनेंट हमारी हो जाएगी इस 1 की जगह 1 की जगह हम कितना प्लेस कर सकते हैं, n प्लेस कर सकते हैं। 2k की जगह कितना आएगा, n² + n। और 2k - 1 की जगह कितना आएगा, n²। ठीक है, C2 और C3 हमारे रिमेंस कांस्टेंट है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर n किया, n² + n + 1 एंड n²। और C3 के लिए n of n² + n, n² + n एंड n² + n + 1। और जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि इस डीके के समेशन की वैल्यू कितने के बराबर है, 56 के। तो इसे हमने किसके इक्वल किया, 56 के। वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सारा खेल जो भी है हमें यहाँ पर खेलना है। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे भी करके, प्रॉपर्टीज का यूज करके या कैसे भी करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है, जो नो डाउट इक्वेशन टाइप में आएगी, n में इक्वेशन टाइप में आएगी, जिसको हम 56 के इक्वल करेंगे और वहां से हमें प्रोवाइड हो जाएगी किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, सो अगर हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे काम करें कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालना है, तो थोड़ा सा सोचिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम लगा सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो एक चीज़ दिमाग में आ रही कि C2 से हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दें,
C1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, और C3 से भी हम कितना C1 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पर C2 से हमने C1 सब्ट्रैक्ट किया और C3 से भी हमने C1 सब्ट्रैक्ट किया। देखते हैं कितना मिलता है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, C1 हमारा कांस्टेंट रहेगा n, फिर n स्क्वायर प्लस n, फिर n स्क्वायर, ठीक है। C1 हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा। C2 में चेंज और C3 में चेंज, C2 और C3 दोनों में चेंज आएगा क्योंकि हम इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, देखिए यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया, तो 0 1 एंड 0, ठीक है। इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, 0 मिला, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 मिला, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिला, n+1 बराबर किसके है, ये 56 के, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट कहीं ना कहीं बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी जा चुकी है। इसकी वैल्यू बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए n+1, अगर n+1 को हम बाहर निकालें तो इस तरह से 90 डिग्री का एक एंगल बना देते हैं, तो ये थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट में। अब इसकी वैल्यू निकाल लो तो ये सीधा सीधा कितना आ रहा, n = किसके हुआ, 56 के, तो हमें मिला n+1 = 56। बेटा हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जरा सोचो किन दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 56 होता है। दिमाग में तुरंत आ जाएगा 7 8 जा 56। तो यहाँ पर है ना, ये अगर n 7 लें तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, n की वैल्यू 7 आनी चाहिए। अब जरा ऑप्शन पर गौर करते हैं। ऑप्शन में 4 दिया, 6 दिया, 8 दिया। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन बच्चों को कंफ्यूज करता है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 8 को चॉइस करते हैं, 8 को चुनते हैं, जबकि यहाँ पर 8 नहीं है, n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 7। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा नन ऑफ दीज। तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों की दोनों हमारे एक तरह से समेशन, जो डिटर्मिनेंट में समेशन की प्रॉपर्टीज होती है उस पर बेस्ड ऑन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इफ ABC आर ऑल डिफरेंट एंड ये वैल्यू 0 के बराबर, तो कहता है देन द वैल्यू ऑफ ABC AB + BC + CA। बेटा हम सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को कंसीडर करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम इस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, वो जो प्लस वाली प्रॉपर्टी थी ना उसके बेस पर। तो इसको दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, पहली डिटर्मिनेंट हमारी क्या हो जाएगी, a³ एंड a⁴, फिर b³ एंड b⁴, फिर c³ एंड c⁴। अब इस माइनस को यहाँ ले लेते हैं, दूसरी डिटर्मिनेंट इस 1 के बेस पर बनेगी, है ना। ये दोनों C1 C2 हमारे कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन जो दूसरी डिटर्मिनेंट बनेगी वो किसकी हेल्प से बनेगी, इस 1 की हेल्प से बनेगी। तो सेकेंड डिटर्मिनेंट हमें मिली a³ एंड 1, फिर b³ एंड 1, c³ एंड 1। वैल्यू किसके बराबर है, 0 के, ठीक है। अब इसे कंसीडर करो, जो चीज दिख रही है कि फर्स्ट रो से कॉमन, सेकंड रो से कॉमन, थर्ड रो से कॉमन, चलो भाई ले लेते हैं फटाफट कॉमन। फर्स्ट रो से कितना कॉमन आ रहा है, a, सेकंड रो से b और थर्ड रो से c कॉमन लिया, तो ये हमें मिलेगा 1a² एंड a³, फिर 1 एंड b² एंड b³, इसके बाद 1c² एंड c³। माइनस को यहाँ पर प्लेस किया, भाई इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, कुछ ना कुछ इसको ना सही फॉर्म में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सही फॉर्म क्या होता है, एनीवे कोई भी कह सकता है कि ये हमारा यहाँ पर होना चाहिए और ये हमारा यहाँ पर होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम C2 और C3 को इंटरचेंज करते हैं, दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। दो कॉलम को इंटरचेंज करने पर क्या होगा, बाहर माइनस आएगा। तो जब C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब अगले स्टेप में, अगला स्टेप भी यहीं पे कर सकते हैं, ये जो C2 बन गया है तो C2 और C1 दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, तो फिर से एक माइनस बाहर आ जाएगा।
तो पहले माइनस से प्लस बना था, प्लस से फिर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो इस माइनस को यहां रखते हैं और अब C1 हो गया हमारे पास 1 1 1 और C2 की जगह हो जाएगा ABC और C3 की जगह हो जाएगा A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब। ये किसके इक्वल है, 0 के। अब बेटा इसमें क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए ABC, मुझे लग रहा कि रो और कॉलम का इंटरचेंज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, है ना, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम को अगर फर्स्ट रो बनाएंगे तो 1 1 1, सेकेंड कॉलम A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और थर्ड कॉलम A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब, इस तरह से बना। और इसमें भी अगर एडजस्ट करें तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाएंगे तो ये हमें मिलेगा 1 1 1। इसके बाद सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो ABC और थर्ड रो को थर्ड कॉलम या थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनेगा तो ये मिलेगा A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब, A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब इज इक्वल टू 0 के बराबर। क्वेश्चंस काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है, ठीक है। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम प्लेस करेंगे। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पीछे आप जा करके देख सकते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी होती है A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस AC। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ब्रैकेट में कितना आएगा, A प्लस बी प्लस सी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इनकी वैल्यू को प्लेस करूं, इन दोनों की वैल्यू को प्लेस करके आगे बढ़ूं तो A माइनस बी, बी माइनस सी एंड C माइनस ए दोनों से कॉमन आएगा और कॉमन आने के बाद फर्स्ट वाली डिटर्मिनेंट से हमें मिलेगा कि ABC ऑफ AB प्लस BC प्लस AC और सेकेंड वाले से हमें मिलेगा कितना, A प्लस B प्लस C। सेकेंड वाले से हमें कितना मिलेगा, A प्लस B प्लस C, ये 0 के इक्वल। A माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए को 0 की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ABC ऑफ AB प्लस BC प्लस AC की, यानी कि इसको 0 की तरफ लाएंगे तो रिक्वायर्ड वैल्यू हमें कितनी मिली, A प्लस B प्लस C। तो सही ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन हमारा ये होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, A प्लस B प्लस C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पर। देखिए साफ साफ लिखा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अच्छा, हैज ए यूनिक सोल्यूशन। भाई सिस्टम को सबसे पहले देखते हैं, सिस्टम होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। सिस्टम हमारा कैसा है, नॉन होमोजीनियस और कह रहा है यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। मैं बात कर रहा हूं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। नॉन होमोजेनियस के केस में जब कभी यूनिक सोल्यूशन मिलता था तो उस केस में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। देखते हैं, इसे अप्लाई करते हैं, ऑप्शन आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिला, 1 1 1। सेकेंड से मिलेगा 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1 और थर्ड से मिलेगा 3 2k, 3 2k और ये हमारा होगा नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं। 1 के साथ में हमें कितना मिलेगा, k प्लस 2, कितना मिला, k प्लस 2 और इस -1 के साथ में मिलेगा 2k प्लस 3, यहाँ पे 2k प्लस 3 और इस 1 के साथ में हमें मिलेगा 4 माइनस 3, यानी कि सीधा सीधा 1, 4 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें अगर इसको थोड़ा सा तो k प्लस 2 एंड माइनस ऑफ 2k माइनस ऑफ 3 और इजी प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। k और माइनस 2k माइनस k हुआ और 2 3 3 कैंसिल हुआ, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि k नॉट इक्वल टू 0। जो ऑप्शन हमारा आना चाहिए वो आना चाहिए k नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
कि नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट रूट्स। बेटा तो सबसे पहले आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसीडर करो, है ना। कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इनफाइनाइट रूट्स का मतलब दोनों लाइनें हमारी कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, दोनों को दो लाइन कंसीडर करें, है ना, दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशंस इस सिस्टम में, और अगर इनफाइनाइट रूट्स है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन हमारी कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट की कंडीशन याद करो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होती है। तो प्रेजेंट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों में इनफाइनाइट रूट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस कंडीशन को यहां पर अप्लाई करेंगे। तो पहली इक्वेशन से हमें मिलेगा कितना, k प्लस 1, और a2 हमें कितना मिला, k। इसके बाद दूसरी इक्वेशन से हमें कितना मिलेगा, 8, और यहां से हमें कितना मिला, k प्लस 3, और फाइनली हमें कितना मिलेगा, 4k, और इधर हमें कितना मिला, 3k माइनस 1। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ज़्यादा कुछ इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं कि k की वैल्यू हम ऐसी क्या प्लेस करें कि ये तीनों की तीनों हमें इक्वल दिखाई दे। तो अगर k को हम 0 रखते हैं तो पॉसिबल नहीं है, k को 1 लेते हैं, k को अगर 1 लिया हमने तो 2 हो गया, k को अगर 1 लिया ये भी 2 हो गया, k को अगर 1 लिया तो ये भी 2 हो गया। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो नजर आ रहा है, देखिए बच्चे क्या करते हैं कि इस केस में इन प्रोपोर्शन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं ना, फर्स्ट 2 मेंबर्स लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं, लास्ट 2 मेंबर्स लेते हैं, तमाम तरह की इक्वेशंस बनाते हैं। मैं कहना ये चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हो कि ऑप्शन में जो k की वैल्यू है, अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू तीनों को सेटिस्फाई कर रही, तीनों की वैल्यू सेम दे रही है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, k इज इक्वल टू 1। k इज इक्वल टू 1 के लिए इन तीनों फ्रैक्शंस की वैल्यू जो आ रही है वो हमारी कैसी आ रही है, सेम आ रही है। बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात ये है कि इसे आप समझ गए हैं। जब कभी ये कहे कि इनफाइनाइट रूट्स, दो इक्वेशंस के केस में इनफाइनाइट रूट्स की बात कही जा रही है, तो हम समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं कौन सा केस है, दो लाइन के कोइंसिडेंट वाला केस है, जिसकी कंडीशन हमारी ये होती है। डायरेक्ट कंडीशन को आप इंप्लीमेंट करिए, के की वैल्यू को सेलेक्ट करिए, जो के की वैल्यू इन तीनों की वैल्यू को सेम देगी, है ना, के की जिस वैल्यू के लिए इन तीनों फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम आ जाएगी, उसको आप रिक्वायर्ड मान सकते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक, देखने में खतरनाक, लेकिन सॉल्व करने में उतना ही आसान। पढ़ते हैं। ABC पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस XYZ में दिख रहा है, और कहता है कि आपको ये बताना है कि इस सिस्टम के लिए नेचर ऑफ सोल्यूशन हमारा कैसा होगा। नो सोल्यूशन आएगा कि यूनिक सोल्यूशन आएगा कि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आएगा, आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ सोल्यूशन। और नेचर ऑफ सोल्यूशन, सिस्टम हमारा कैसा है, नॉन होमोजीनियस। देखने पर सिस्टम हमारा नॉन होमोजीनियस है। और नेचर ऑफ सोल्यूशन किस बात पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोल्यूशन डेल्टा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या एवेल्युएट करते हैं, डेल्टा की वैल्यू को एवेल्युएट करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा, अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी देखते रहते हैं कि सर ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में इक्वेशंस बनी हुई हैं, तो क्या इसके पहले आपको इस तरह की इक्वेशंस नहीं मिली। याद करिए 8th 9th में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस हैं जिन्हें रिड्यूस करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इसे भी रिड्यूस कर सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या ले सकते हैं, कैपिटल एक्स, ठीक है, वाई स्क्वायर की जगह कैपिटल वाई, जेड स्क्वायर की जगह कैपिटल जेड। आपको सोल्यूशन तो निकालना नहीं है, आपको केवल नेचर बताना है। तो ये जो वेरिएबल हैं इनको आप सिंगल में ले सकते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा, यहाँ से डेल्टा हमें मिलेगा कितना, 1/a स्क्वायर, फिर 1/b स्क्वायर, 1/b स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर,
दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिला, 1/a² माइनस ऑफ 1/b², 1/c²। तीसरे से क्या मिलेगा, -b² एंड c²। इस तरह से डेल्टा की वैल्यू पे डिपेंड करता है, डेल्टा की वैल्यू कैसी आती है। तो आइए सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू डिस्कस करते हैं। हाँ, दिख रहा है यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से 1/a², यहाँ से 1/b² और थर्ड कॉलम से कितना कॉमन आ सकता है, 1/c²। तो इन तीनों को हमने इस डिटरमिनेंट से कॉमन लिया, बाहर आएगा मल्टीप्लिकेशन में a² b² c²। डिटरमिनेंट हमारी छोटी हो जाएगी। फर्स्ट रो 1 1 -1, सेकेंड 1 -1 एंड 1 और थर्ड रो हमारी बन गई -1 1 एंड 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a² b² c²। भाई इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है, आइए फटाफट इसकी वैल्यू निकालते हैं। 1 के साथ में -1 यानी कि -2 मिला, फिर -1 के साथ में 1 + 1 ये भी हमें 2 मिला, इसके बाद -1 के साथ में 1 - 1 हमें कितना मिलेगा, 0। तो टोटल वैल्यू जो इसकी आई -2 यानी कि -4/a² b² c²। अब देखिए ABC कहता है पॉजिटिव है, तो नो डाउट ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0। ये 0 हो नहीं सकती है क्योंकि ABC हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव। तो जो डेल्टा निकाला नॉट इक्वल टू 0 आया, तो नेचर ऑफ सोल्यूशन में ये कौन सी कंडीशन होती है, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो नॉन होमोजेनियस के केस में, तो हम एक बात कहते हैं कि सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 क्रैमर्स रूल कहता है कि सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन हमारा होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक सोल्यूशन है ना, वन सोल्यूशन। तो हम इस ऑप्शन को भी ले सकते हैं कि फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। फाइनाइट सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन एक सोल्यूशन यानी कि फाइनाइट। एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बी और डी दोनों ऑप्शन को हिट करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि इफ A इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो छोटा सा रिजल्ट पूछा जा रहा कि a³ के एडजॉइंट की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों एडजॉइंट ऑफ a³ की a³ में ब्रैकेट है और ये डिटरमिनेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक जो प्रॉपर्टी हमारे पास थी वो क्या थी कि एडजॉइंट ऑफ a⁴n, हमेशा हम इसको क्या ऐसा लिखते थे, एडजॉइंट ऑफ a⁴n। तो यहाँ पर भी a³ का जो एडजॉइंट होगा वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से कि एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, और इसका हमने क्या कर दिया, इसका हमने होल क्यूब कर दिया और बाहर हमारा क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू। इस प्रॉपर्टी से ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरी चीज कि कभी भी अगर इस तरह की डिटरमिनेंट वैल्यू हमें निकालना हो तो एक्चुअली ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक्चुअली पावर का डिटरमिनेंट वैल्यू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a की डिटरमिनेंट वैल्यू और बाहर हम क्या लगा सकते हैं, पावर 3। ये जो पावर है ना, होल पावर है, ये हमारी डिटरमिनेंट के बाहर आ सकती है। अब फाइनली एडजॉइंट a की डिटरमिनेंट वैल्यू, जैसा कि प्रॉपर्टीज में हमने बताया था कि एडजॉइंट a की डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा होता है डिटरमिनेंट a⁴n-1। ऑर्डर यहाँ पर कितना है, 3, तो n की जगह हम कितना ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कि डिटरमिनेंट a⁴ और ये पावर ये n-1 की जगह आया और ये पावर हमारी कितनी है, 3। तो 2 और 3 दोनों मल्टीप्लाई होकर के रिजल्ट क्या देंगे, डिटरमिनेंट a⁴ बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सही ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट a⁴ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जिन बच्चों के दिमाग में
एडजॉइंट को लेकर के या डिटर्मिनेंट को लेकर के प्रॉपर्टीज फ्रेश हैं, दिमाग में फ्रेश हैं सारी प्रॉपर्टीज, कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है, उसके लिए ये 10 या 15 सेकंड का क्वेश्चन था, फटाफट आप इसका आंसर निकाल सकते थे। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5a, बेटा फोकस उस पर करते हैं जो हमें निकालना है कि एडजॉइंट ऑफ बी, और बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो उस b की जगह हमने क्या रखा, b की जगह हमने रख दिया एडजॉइंट ऑफ a, इस तरह से, और बाहर हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू है, और नीचे c की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5a की डिटर्मिनेंट वैल्यू। क्वेश्चन हमारा इसमें रिड्यूस हो गया। अगर हम b और c जो हमारे क्वेश्चंस में गिवन है उनकी जगह पर अगर इनकी वैल्यूज को हम प्लेस करें तो हमें इस तरह से मिलेगा। अब देखिए डबल एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू हम सबको पता है हमेशा क्या होती है, n-1 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर, और ये जो है 5a स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो मैं बताना चाहूंगा कि ka की डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा क्या होती है, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। k की जगह कितना है 5, और a जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारा कितना दिया है 3, तो n की जगह हम कितना ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर k की जगह 5 है, ऑर्डर की जगह हम 3 ले सकते हैं, तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी कि 5 की पावर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पर भी n की जगह अगर 3 लेंगे तो 3 - 1 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट a, और 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और नीचे कितना हुआ 5 की पावर 3 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। इससे अगर इसको हमने कैंसिल किया तो ये हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट a की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। अब जो हमारा रिजल्ट है ना, क्योंकि रिजल्ट हमारा न्यूमेरिकली आ रहा है, तो जो रिजल्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, a की डिटर्मिनेंट वैल्यू पे। तो इजी वे में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले a की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट वैल्यू a की बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं। 1 के साथ में 1 के साथ में ये कितना आएगा 0 + 3, यानी कि ये आ गया हमारा 3। इसके बाद +1 होगा, +1 के साथ में 0 + 6 है ना, 0 + 6 का मतलब 6 हो गया। फिर 1 के साथ में ये कितना आएगा 0 - 4, यानी कि ये हो गया -4। तो अगर टोटल करो 9 से 4 यानी कि 5 आया। इसकी जगह पर हमने कितना प्लेस किया 5 क्यूब, और नीचे कितना है 5 क्यूब, कैंसिल आउट होकर के रिजल्ट कितना देगा 1 देगा। तो कुल मिला के जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो कौन सा सही ऑप्शन होना चाहिए 1, है ना। 4th ऑप्शन हमारा सही है कि इसकी वैल्यू, कहीं कुछ नहीं, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन पीछे की सारी चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन ईजी वे में सॉल्व हो सकता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुत ही खतरनाक वाला। इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, ए इनवर्स कहता है ये है, सी डी बिलोंग्स टू आर, देन पेयर ऑफ वैल्यूज सी डी, हमें सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनवर्स पर बेस्ड ऑन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो कंडीशन दी है कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 और A स्क्वायर प्लस ऑफ CA प्लस D, और D के साथ में आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सबसे पहले इसे निकालना होगा, है ना। आपको A स्क्वायर की वैल्यू निकालना होगा, CA निकालना होगा, DI निकालना होगा। सबसे पहले आपको इन सब की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं A स्क्वायर। यहाँ पर आप ले सकते हैं कि A स्क्वायर इज इक्वल टू, A स्क्वायर कैसे निकालेंगे, नो डाउट A का A में 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 1 0 0 1 0 0, फिर 0 1 1 0 1 1, 0 - 2 4 0 - 2 4, इसका मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ में 1 0 0 0 1 1 एंड 0 - 2 4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इस कॉलम का इस रो के साथ में कितना आएगा 1 आएगा,
फिर इस कॉलम का इस रो के साथ में ये 0, फिर 0, फिर 0, 0 आया, फिर इसका हमने इसके साथ में किया, फिर 0 आ गया, फिर इस कॉलम का इस रो के साथ में 0, फिर 0, फिर 0, है ना। इस कॉलम का इस रो के साथ में 0, 0 और 0, ये भी 0 हुआ। इसका इसके साथ करेंगे तो 0, 1, -2, 1 -2 का मतलब कितना, एक बार फिर से करके देखते हैं। इसका इसके साथ में करेंगे 0, 1 -2, 1 -2 का मतलब कितना आना चाहिए, -1। इसका इसके साथ में करेंगे तो 0, -2 और -8, -2 -8, -2 -8 का मतलब कितना हो गया, -10 हो गया। अब इस कॉलम का इस रो के साथ में 0, 0 फाइनली, और इसका है इसका इसके साथ में 0, 0 एंड 0, इसके साथ में करेंगे तो 0, 1 एंड 4, इसका इसके साथ में 0, फिर 1 और फिर 4, तो ये मिला हमें 5। इसका इसके साथ में करेंगे तो 0, -2 और 16, 16 -2 यानी कि कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा समय ले सकता है कैलकुलेशन वर्क, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब यहाँ पर 6 को आप इधर भी ला सकते हैं, 6 को आपने इधर लाया, 6a इनवर्स, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू को मैंने प्लेस किया 1, 0, 0, 0 -1 5, 0 -1 5 एंड 0 -10 एंड 14, इस तरह से ए स्क्वायर की वैल्यू। सी ए, इस ए में सी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिला c 0, 0 और 0 c c, 0 c c और 0, इस मैट्रिक्स को इस तरह से बना लेते हैं, प्लस यहाँ लगा देते हैं। अच्छा, c से मल्टीप्लिकेशन -2c 4c, -2c एंड 4c। इसके बाद di है, di का मतलब है d 0 0 0 d 0 0 0 d। इसको फाइनली अगर मैं ऐड करूं तो देखिए 1 c और d, ये हमें कितना मिला, 1 + c + d। इस तरह से 0 0 0, यहाँ पर 0 मिलेगा, फिर 0 0 0, फिर यहाँ पर 0 मिला, फिर 0 0 0, फिर यहाँ पर 0 मिला, -1 c और d, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 + c + d। फिर 5c एंड 0, ये कितना मिलेगा, 5 + c, 0 0 0, ये हमारा 0 हुआ, -10 -2c और यहाँ पर 0 है तो -10 -2c और 14 4c, 14 + 4c एंड प्लस कितना मिला, d मिला। तो जो हमारा राइट हैंड साइड है ये वाला, इसका रिजल्ट हमारा इस तरह से आपके सामने है। अब आगे प्रोसीड करते हैं, अगर इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो LHS में क्या दिख रहा है, 6a इनवर्स। अब आप सोच रहे होगे कि a इनवर्स निकालना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, 6a इनवर्स में कुछ ना कुछ ऐसा है जो शॉर्ट हो सकता है। अगर मैं a की वहां से डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूं जो हमारी मैट्रिक्स गिवन है, तो देखिए 1 0 0 तो हमारा शॉर्ट हो जाएगा और ये कितना आता दिख रहा है, 6 आता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 6 है ये किसकी वैल्यू है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूं तो ये हमारा हो जाएगा डिटरमिनेंट a इंटू ए इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स की जगह लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये एक्चुअली किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए के इक्वल है। ये जो मैट्रिक्स है एक्चुअली किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए के इक्वल है। तो अब आपको क्या करना होगा कि इस मैट्रिक्स में से एडजॉइंट आपको लेना होगा, ठीक है। एडजॉइंट पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जिसमें जिसमें आपको वेरिएबल दिख रहा है, जैसे ये c11 की जगह हमें क्या दिख रहा है 1 + c + d, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरी चाहो तो आप ये निकाल सकते हो, ये हमारा किसकी जगह पर दिख रहा है, ये c11 1 2 1 3 c21 2 2 2 3 c31 3 2, c32 को निकालेंगे, उसको हम इसके इक्वल कर देंगे, c11 को इसके इक्वल कर देंगे, है ना। जब एडजॉइंट निकालिएगा तो c11 को इसके इक्वल कर देना और ये जो c32 है c32 को इसके इक्वल कर देना,
दो छोटी छोटी इक्वेशंस आएंगी जिनको सॉल्व करने पर हमें सी और डी की फाइनल वैल्यू पता चल जाएगी। मे बी दूसरा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने पूरा कर दिया है, आपको फाइनल टच देना है इसको सी और डी की वैल्यू के लिए। इस मैट्रिक्स को आपको इक्वल करना है किसके, एडजॉइंट ऑफ ए के, जो कि होता है C11, C12, C13, C21, 22 एंड 23, 31, 32 एंड 33, इस तरह से। तो बेटा आपको ये करना है कि इसको C11 के इक्वल करना है और इसे C32 के इक्वल करना है। दो छोटी छोटी इक्वेशन आएंगी जिन्हें सॉल्व करने पर आपको C और D की वैल्यू पता चल जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सो अगला क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स इज इनवोल्यूटरी। इनवोल्यूटरी का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। इनवोल्यूटरी की जो कंडीशन होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अब यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो a इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, आई के। तो a इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और दुनिया जानती है कि आई अपॉन ए हमेशा किसके इक्वल होता है, इनवर्स के इक्वल होता है। तो इनवोल्यूटरी के केस में इनवर्स हमेशा किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। हमें करना क्या है, हमें ये काम करना है कि आपको हाफ ए का इनवर्स निकालना है। तो हाफ ए का हमें इनवर्स निकालना है, ठीक है। हाफ का इनवर्स कितना हुआ, 2, और ए का इनवर्स कितना हुआ, ए इनवर्स। और ए इनवर्स की जगह हम क्या प्लेस कर सकते हैं, ए प्लेस कर सकते हैं, जो कि मैंने निकाला इनवोल्यूटरी की कंडीशन से। तो ए इनवर्स की जगह कितना आ गया, ए आ गया। सही ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन हमारा होना चाहिए 2a। हाफ ए का इनवोल्यूटरी के केस में हाफ ए का जो इनवर्स आएगा वो आएगा 2a। आसान क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। हम बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट है बी एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडम्पोटेंट? आइडम्पोटेंट की कंडीशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो मैं ये कह सकता हूं बी हमारी आइडम्पोटेंट है, यानी कि बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगी, बी के। चलो इसको सेव कर लो, आगे इसकी नीड पड़ सकती है। आगे कहता है ए इज इक्वल टू, देखिए गिवन है हमारा, ये चीज हमें दे दी है कि ए इज इक्वल टू कितना है, आई माइनस बी। तो आपको इन तीनों को देखना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, पहला ऑप्शन ए स्क्वायर का मतलब आई माइनस बी का स्क्वायर, और दूसरा ऑप्शन कि ए बी का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ए की जगह आई माइनस बी, ए की जगह आई माइनस बी और बी, और यहाँ पर इसका अगर स्क्वायर करें तो नॉर्मली आप आई माइनस बी का आई माइनस बी के साथ 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये हुआ आई स्क्वायर, ये हुआ आई बी, ये हुआ माइनस बी आई, और ये हुआ बी स्क्वायर। दुनिया जानती है आई स्क्वायर हमेशा आई होता है, ठीक है। आई बी हमेशा बी होता है, बी आई बी होता है, और बी स्क्वायर की जगह हम क्या प्लेस कर सकते हैं, बी प्लेस कर सकते हैं। कैंसिल आउट हुआ, आई माइनस बी आया, और आई माइनस बी को हम क्या रख सकते हैं, ए। तो इसको हमने क्या रखा, ए रखा। पहला रिजल्ट ए स्क्वायर ए हमारा प्रूव्ड हुआ। नेक्स्ट इस पर आते हैं, तो आई बी माइनस बी स्क्वायर, आई बी कितना हुआ बी, और बी स्क्वायर की जगह हम कितना प्लेस कर सकते हैं, बी प्लेस कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर की जगह बी प्लेस किया, कट कुट के ये कितना आ गया, जीरो मैट्रिक्स। बहुत ही आसान सा रिजल्ट है। इस थर्ड वाले को भी आप इसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। थर्ड वाला भी हमारा कितना आएगा, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अगला क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा कहीं ना कहीं हमें क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन। वो भी कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। d3 ओवर dx3 लगा है, तो हमें डिफरेंशिएशन करना है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन का तरीका आपको याद होगा। डिफरेंशिएशन का तरीका मैंने ये बताया था कि पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकेंड और थर्ड रो रिमेंस कांस्टेंट रहेंगी, फिर प्लस लगाते हैं, फिर सेकेंड रो का जितने भी फंक्शंस होते हैं सेकेंड रो में उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट और थर्ड हमारे रिमेंस कांस्टेंट रहेंगे, फिर प्लस करते हैं, फिर थर्ड रो में जितने भी फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड रो हमारे रिमेंस कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि फंक्शन केवल आपका फर्स्ट रो में प्लेस्ड है,
तो डिफरेंशिएशन केवल फर्स्ट रो का होगा, सेकेंड और थर्ड रो हमारे पहले से ही उसमें कोई भी फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है, तो हमें उनका डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे भी तो 0 0 0 आ जाएंगे, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी ऑलरेडी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के हमें डिफरेंशिएशन करना है केवल और केवल फर्स्ट रो का। सबसे पहले एक बार d/dx ऑफ fx हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, यहाँ से कितना मिलेगा 3x², फिर 1, फिर कितना मिला 6x। अच्छा, ये हमारे रिमेंस कांस्टेंट है 1 -6 एंड 4 p² p³ p² एंड p³ सेकेंड टाइम हमने किया d2/dx2 एंड fx, सेकेंड टाइम करेंगे पहले की तरह, है ना, केवल फर्स्ट रो का करेंगे। तो ये कितना हुआ हमें 6x एंड 0, ये कितना मिला 6 मिला, एंड 1 -6 एंड 4, फिर p² एंड p³। फाइनली एक बार हमें और करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो d3/dx3 एंड fx। अच्छा, फिर से एक बार फर्स्ट रो का करेंगे तो हमें कितना मिला 6, यहाँ से 0, यहाँ से 0, और R2 और R3 हमारे कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो 1 -6 एंड 4 एंड p² p² एंड p³ फटाफट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें ऑप्शन पता चल जाए कि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखिए 6 से काम बनता हुआ दिख रहा, 6 को बाहर निकाला, ये सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आएगी -6 p³ माइनस का 4 p² किसके प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन दे करके आप जवाब दे सकते हो, ना तो x² के है, ना x के है, ना ही x³ के है, बल्कि कहना ये चाहिए कि पूरी तरह से अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है। तो सही ऑप्शन हमारा कितना होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इफ a इज इक्वल टू, अच्छा a एडजॉइंट a, देखते ही एक चीज पता चल गई, लिख लेते हैं a एडजॉइंट a, ठीक है। देखते ही एक चीज पता चल गई कि डिटर्मिनेंट a इंटू आई प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है, बहुत ही फेमस थ्योरम है ये एडजॉइंट को लेकर के। a इंटू एडजॉइंट a हमेशा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं जरा, इसको इससे मिलाते हैं। तो डिटर्मिनेंट a इंटू आई तो अपने आप में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। a डिटर्मिनेंट a की वैल्यू किससे मिल रही है, लेमडा से। तो कुल मिला के लेमडा हमें क्या दिखाई दे रहा है, लेमडा हमें दिख रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a, और वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, लेमडा की। तो लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू एवेलुएट कर लो। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू वहां से ये कॉस साइन, यहाँ पर कॉस, इसके बाद साइन, माइनस साइन कॉस, माइनस ऑफ साइन एंड कॉस की डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी c² प्लस s², और दुनिया जानती है कि ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के। c स्टैंड फॉर cos² x, s स्टैंड फॉर sin² x, और sin² प्लस cos² हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, जो बेस्ड ऑन थ्योरम था, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला है शो दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवोल्यूटरी इफ i माइनस a i प्लस a। देखिए ये हमारा इनवोल्यूटरी दिया है, नो डाउट इनवोल्यूटरी है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, i के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, बहुत ही आसान सा रिजल्ट है, i प्लस a i माइनस a, इन दोनों का प्रोडक्ट कहता है कि जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स हमारी कैसी दी है, इनवोल्यूटरी। इनवोल्यूटरी की कंडीशन a² इज इक्वल टू i। प्रोडक्ट निकालो और चेक करो क्या ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ सकता है। तो i का i के साथ दुनिया जानती है i², इसके बाद ia, इसके बाद माइनस ia, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद माइनस ऑफ a²। अच्छा i² i हुआ,
ये हमारा प्लस का a, ये हुआ माइनस का a स्क्वायर की जगह क्या प्लेस कर सकते हैं, माइनस का i, कैंसिल आउट, वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जीरो मैट्रिक्स के। 10 सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं करना, केवल इसमें डेफिनेशन यूज की और किस तरह से हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट यूज किया। फाइनल एंड लास्ट कि अगर इनवोल्यूटरी है तो कहता दोनों आइडम्पोटेंट होंगे। वैसे ही जैसे अभी अभी बताया था, ए स्क्वायर आई को सेव किया, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारे कैसे होने चाहिए, आइडम्पोटेंट होने चाहिए। थोड़ा सा ऑड फॉर्मेट में है, इसको मैं थोड़ा सा सपोज कर लेता हूं m, कैपिटल M इज इक्वल टू हाफ आई प्लस ए। तो बेटा हमें क्या प्रूफ करना है कि कैपिटल M कैसा होना चाहिए, आइडम्पोटेंट। अब आइडम्पोटेंट को लेकर के जो कंडीशन हमने डिस्कस किया था वो था m स्क्वायर इज इक्वल टू m, जी हाँ, a स्क्वायर इज इक्वल टू a, किसके लिए, आइडम्पोटेंट के लिए, आइडम्पोटेंट के लिए हैं। जो इसकी कंडीशन होती है वो ये होती है कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी के इक्वल होगा। मैट्रिक्स हमारी कैसी कहलाएगी, आइडम्पोटेंट कहलाएगी। इनवोल्यूटरी के लिए उसका स्क्वायर आई के इक्वल होता है, आइडम्पोटेंट के लिए उसका स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो कुल मिलाकर के हमें दोनों को आइडम्पोटेंट बनाना है, तो निकाल लेते हैं क्या, एम स्क्वायर, देख लेते हैं क्या एम स्क्वायर एम के इक्वल आ रहा है, अगर आ रहा है तो हम इसको क्या कह देंगे, आइडम्पोटेंट कह देंगे। तो एम स्क्वायर का सीधा सा मतलब हाफ आई प्लस ए, और इसका हमने क्या किया, होल स्क्वायर। बेटा ये कितना हो गया, 1/4 और आई प्लस ए का होल स्क्वायर। करते चले जाइए, हाथ रुकना नहीं चाहिए। ये हुआ आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आई ए आई मिल करके कितना हो जाएगा, 2ia, है ना। आई स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर की जगह आई की पावर n हमेशा क्या होता, आई होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 आई हुआ। ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर की जगह चाहें तो हम क्या प्लेस कर सकते हैं, आई प्लेस कर सकते हैं। ए स्क्वायर की जगह आई प्लेस किया, इस ए स्क्वायर की जगह आई प्लेस किया, और ये हमारा कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ए। आई और आई जुड़कर मिला ट्वाइस आई प्लस ट्वाइस ए, 2 से इसको कैंसिल किया तो हाफ आई प्लस ए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी को हमने क्या सपोज किया था, m सपोज किया था। तो इसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं, m के। तो ये कंडीशन आती हुई हमें दिख रही है कि जिस मैट्रिक्स को हमने m सपोज किया था उसका स्क्वायर जब निकाला तो वो m के उसी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल M हमारी कैसी होगी, आइडम्पोटेंट होगी। जिस तरह से इसको हमने आइडम्पोटेंट बनाया, आप इसे भी इसी तरह से करके देखो तो ये मैट्रिक्स भी हमारी कैसी आएगी, आइडम्पोटेंट आएगी। तो बेटा ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, है ना, इन वन शॉट क्रैश कोर्स मैट्रिक्स के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स अच्छे मैंने सेलेक्ट किए थे जिनको मैंने आप लोगों से शेयर किया, और इन प्रॉब्लम के बेस पर केवल मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम में कहीं कुछ नहीं होता, केवल और केवल हमारा जो बेसिक होता, फंडामेंटल होता है, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, अगर उनमें आपकी अथॉरिटी है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग हैं, तो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपको ले जाएगी। कैसी भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में आप तुरंत समझ जाओगे कि हमें कौन सा बेसिक यूज़ करना है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है। कुल मिलाकर के कितने सालों से कहते हैं ना कि एक चीज़ नहीं बदली, वो क्या है, बेसिक, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, फंडामेंटल या बेसिक पे अगर आपने काम कर दिया। क्वेश्चंस तो हर साल आते जाते रहते हैं, क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, है ना, 3 इडियट्स के फॉर्म में कि क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, बेसिक और फंडामेंटल के पीछे भागो, क्वेश्चंस अपने आप आएंगे। ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं, बेसिक और फंडामेंटल उनका इतना अच्छा नहीं रहता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, उनको बोरियत महसूस होती है बार बार किसी फॉर्मूले को याद करने पर, प्रॉपर्टीज़ को देखने पर या बेसिक देखने पर उनको बोरियत महसूस होती है। तो असली जो चीज़ है ना, जो आपकी ताले की चाबी है, की ऑफ
लॉक वो है सब्जेक्ट का बेसिक और फंडामेंटल, उस पर अगर कमांड कर लोगे तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं से तोड़ जरूर दोगे, ठीक है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कर दोगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ और देखते हैं बहुत जल्दी दूसरा YouTube पर दूसरा टॉपिक आने वाला है। सो वेट एंड एंजॉय। इन सारे चैप्टर्स को मैंने एक बात बोली थी कि फॉलो करना है आपको, ठीक है, चाहे वो कोई भी टीचर्स हों, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ हो, इन्हें आप फॉलो करते रहिए और हम लोगों को कोशिश होगी कि कम समय में आपको पूरा से पूरा ज्ञान दिया जाए। तो इसी के साथ चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।